मेरी आज शादी थी और मैं शादी का जोड़ा पहनकर अपने कमरे में बैठी थी और मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मेरी शादी मेरे जीजा से होने जा रही थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरे जीजा से तय कर दी, मेरे से बिना पूछे। लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ या नहीं। हम दो बहनें थी। मेरी दीदी एक महीने पहले ही हमको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। फिर उसके जाने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरे जीजा से करने की सोची। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत नाराज़ थी। मैंने अपनी मम्मी से कह दिया था कि मैं जीजा से शादी नहीं करूँगी। कैसा लगेगा जीजा से शादी करने करके। आज तक मैं उनको जीजा जीजा कर बुलाती थी और फिर अब शादी के बंधन में बंधूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी माँ को शादी करने से इनकार कर दिया। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, फैसला तो तुम्हें ही लेना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है और अच्छा कमाता है। कमी किस बात की है? तुम्हारी बहन को अच्छे से रखता था, तुमने तो देखा ही था, और बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मेरी मम्मी चली गई अपने कमरे में। फिर मैं भी अपने कमरे में गुस्से में आ गई। मैंने सोचा मैं जीजा को फ़ोन लगाकर इस शादी से इनकार कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में उठाई फ़ोन लगाने के लिए, वैसे ही मेरी दोस्त का फ़ोन आया। मेरी दोस्त फ़ोन पर रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की। उस लड़के ने मुझे शादी के 2 महीने बाद ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे गहने भी ले लिए, मुझे नहीं दे रहा। फिर मैंने अपनी दोस्त को दिलासा दे रही थी और उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपना ध्यान रखे। फिर कुछ देर अपने दोस्त को दिलासा देने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैं कुछ सोचने लगी। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त ने जो फ़ैसला किया था उसका फ़ैसला गलत निकला। मम्मी पापा ही सही फ़ैसला लेते हैं। मेरे मम्मी पापा ने जो फ़ैसला लिया है वही सही ही होगा। फिर मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और मम्मी को जाकर बोल दी कि मम्मी, मुझे शादी करनी है। फिर मेरी मम्मी मुझे हैरानी से देखने लगी और खुश भी हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। फिर उसके बाद मेरी शादी मेरे जीजा यानी रवि से हो गई। मेरे जीजा का नाम रवि है। रवि बहुत सुंदर हैंडसम थे, लेकिन वह मेरे पहले दीदी के पति थे। इस तरीके से इतना जल्दी उनके इतना करीब आ जाना मेरे लिए कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था मुझे। मैं शादी की पहली रात अपने कमरे में बैठी थी अपने पति का इंतज़ार करते हुए। इंतज़ार करते करते थोड़ा ज़्यादा देर हो गया था। फिर मैंने देखा कि रवि कमरे में आए। मैं अपनी नज़रें झुका ली। मैं घूंघट लिए हुई थी। फिर रवि ने मेरी दीदी की तस्वीर जो हमारे कमरे में लगी थी उसको उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। फिर मैं बड़ी हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि आज की रात तो इनको मेरे साथ गुजारना चाहिए थी। फिर वो दीदी की तस्वीर लेकर चले गए। मुझे दीदी के नसीब से थोड़ी जलन होने लगी थी। मैं दीदी से थोड़ा जलने लगी थी, लेकिन खुशी भी थी कि दीदी को इतना प्यार करने वाला पति मिला था। दीदी को इतना प्यार जब दे रहे हैं तो मुझे तो इससे भी ज़्यादा देना चाहिए। मैं यह उम्मीद लगाकर बैठी थी और यही सब सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि रवि नॉर्मल थे और मेरे कमरे में ही बैठे थे। और उस वक्त मेरी सास आई और नाश्ता के लिए पूछने लगी। मैं सुबह लेट से उठी क्योंकि मुझे लेट उठने की आदत थी, क्योंकि मायके में मेरी माँ ही मुझे उठाती थी और ससुराल में मुझे किसी ने नहीं उठाया। अब लेकिन जब मैं उठी तब मेरे पति ने मुझे विश किया, नई शादी की नई सुबह तुमको मुबारक हो। यह सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट तो आ ही गई और रात की बात भूल गई। फिर मैं फटाक से फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद मैंने नाश्ता किया और उस समय सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हम तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता किए। मेरे ससुर जी घर पर नहीं थे, वह कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हुए थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। शुरू शुरू में तो मुझे लग ही रहा था। फिर उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए। मैं दिन भर बैठकर उनका आने का इंतज़ार करने लगी। मैं उस दिन अच्छे से तैयार होकर अच्छी साड़ी पहनी, अच्छे गहने, अच्छा सा मेकअप किया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मेरे पति जब शाम को आए तो उन्होंने एक नज़र मुझे देखा भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे एक बार देखे और मेरी तारीफ़ करे। और आज तुम
बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं। मैं इस गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। मैंने उनको खाना दिया, वह खाना खा लिए और अम, खाना खाने के बाद मेरे पति चले गए बाहर थोड़ा घूमने के लिए। मैं टेबल पर बैठी थी उदास होकर। फिर मेरी सास ने कहा, बेटा खाना नहीं खाओगे? मैंने अपनी सास से कहा कि माँ, आपने देखा, रवि ने मुझे एक बार देखा तक नहीं। आपको पता है ना, मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी घर पर, और मुझे पहनना आता भी नहीं है। लेकिन आज मैं रवि के लिए साड़ी पहनी थी, अच्छे से तैयार हुई थी। लेकिन उन्होंने एक नज़र मुझे देखा नहीं। आज आपके बेटे से बात नहीं करने वाली। तब मेरी सास ने कहा कि बेटा, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाया करते। अभी तो तुम्हारी शादी का एक ही दिन बीता है, आज दूसरा दिन है। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी बहन के जाने के बाद अभी तक दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है मेरा बेटा, इसीलिए उदास रहता है। मैंने अपनी सास की बात मान ली। मैंने भी सोचा सही ही कह रही हैं। फिर मेरी सास ने मुझे खाना खाने के लिए दिया। मैं खाना खा ली और अपनी सास की तरफ देखे जा रही थी। मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे ऐसी सास मिली है जो मुझे खाना खिला रही हैं। नहीं तो आज की दुनिया में कौन सी सास बहू को बैठकर खाना खिलाती है। मैं अपनी किस्मत को खुश नसीब मानकर बहुत खुश हुए जा रही थी। लेकिन घर का काम खत्म करने के बाद जब रात हुई, सोने का वक्त आया, तब मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई और फिर से अपने पति का इंतज़ार करने लगी। फिर मैंने देखा कि रवि फिर से आए और फिर से दीदी की तस्वीर उठाकर लेकर चले गए। मेरे पति यह काम रोज करते। रात को दीदी की तस्वीर लेकर चले जाते और सुबह होते ही उसको वहाँ पर लगा दिया करते थे। फिर मैं अपने पति को गुस्सा हो गई। फिर मुझे मेरी सास की कही हुई बात याद आई। मेरी सास ने कहा था कि दीदी की बात यादों से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर मैं इस बात को जाने दिया और अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगी। सोते सोते मैं दीदी के साथ हुए हादसे के बारे में सोचने लगी। मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, जिन जिससे मेरी सास ने बताया था। दीदी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और जब तक अस्पताल ले गए वह जिंदा नहीं थी। इस वक्त मैं सोचने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे एक सपना दिखाई दिया। मेरे सपने में मुझे दीदी दिखाई दी। मैं बहुत खुश हो गई। मेरी दीदी मुझसे बोल रही थी कि छुटकी, मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं इंसाफ के लिए तड़प रही हूँ। इतना जब देखा ही था, तब तक मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि कमरे में अंधेरा था। उस वक्त लाइट चली गई थी। मुझे डर भी लग रहा था, कमरे में अकेला सोकर, और ऐसा सपना मेरी दीदी का। लेकिन मेरी दीदी मुझे यह क्यों कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए? दीदी की मौत तो एक हादसा ही था। फिर मैं दोबारा उठी और बाहर आ गई और अपनी सास के कमरे की ओर पहुंच गई। मैंने अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। फिर मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी मैं बहुत बुरा सपना देखी हूँ, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? मेरी सास हंसने लगी और बोली कि आओ बेटा, सो जाओ। फिर मैं अपनी सास के कमरे में आकर सो गई। मेरी सास यह जानती थी कि रवि मेरे साथ नहीं सो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी सास ने इस बात का जिक्र नहीं किया या फिर मेरे से सवाल नहीं किया कि रवि किधर है, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि रवि दूसरे कमरे में अकेले सोते हैं, मेरे साथ नहीं। सोए सोए सुबह जब उठी, तब मैंने देखा कि मेरी सास ने खाना बना लिया है। मैं सुबह देर से उठी थी। फिर मैंने अपनी सास से कहा कि माँ, मुझे उठा दिया करो, मुझे उठने की आदत नहीं है। आप खाना ना बनाया करो, मैं बना लूँगी। फिर मेरी सास ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम कुछ दिन आराम कर लो। फिर मैं रवि को ढूंढने की कोशिश करने करने लगी। रवि वॉशरूम में थे। फिर मैं अपने कमरे में आई, तब देखी कि दीदी की तस्वीर वापस अपनी जगह लटकी हुई थी। वॉशरूम से आने के बाद रवि थोड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैं रवि से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह मुझे अनसुना करके वापस चले गए। मैं घर में बैठे बैठे फैसला कर चुकी थी कि आज रवि का पीछा करूंगी और यह देखूंगी कि रवि उस कमरे में अकेले क्या करते हैं। फिर रात को वही हुआ जो हर बार रवि करते हैं। दीदी की तस्वीर उठाई और फिर से कमरे की ओर चल दिए। जैसे ही रवि बाहर गए, मैं फटाक से उठी और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चली गई। रवि ने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरा नहीं खुला। तब तब मैं कान लगाकर सुनने लगी।
तब मैंने सुना कि रवि मेरी दीदी को फ़ोटो से बात कर रहे थे और वह बोल रहे थे कि तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। इतना ही बात सुनी थी कि तब तक मेरी सास आ गई और मैं वहाँ से तुरंत हट गई। फिर मेरी सास ने कहा, तुम इधर क्या कर रही हो बेटा? मैं अपनी सास से कहा कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए इधर उधर टहल रही थी। फिर मेरी सास ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन दुख के दूर नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है, मेरा बेटा गम से बाहर आ जाएगा और तुम्हें खुले दिल से अपना लेगा। इतना कहकर मेरी सास चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई और यह सोच रही थी कि रवि यह क्यों कह रहे थे कि तुम्हारा साथ देने के लिए कोई आ रहा है, तुम्हें अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा दूसरी दुनिया में। क्या रवि मेरी दीदी के पास जाने वाले हैं, यानी कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे? यह सब बातें मेरे अंदर बहुत हलचल मचा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात मैं रवि से खुलकर बात कैसे करूं। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मेरे सोने के बाद फिर से वही सपना मुझे फिर से आने लगा। मेरे सपने में मेरी दीदी थी और मुझे रो रो कर कह रही थी कि चुटकी, मुझे इंसाफ दिला। मैंने दीदी की बातों पर गौर किया और मैंने सोचा, दीदी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, डॉक्टर की रिपोर्ट तो घर में ज़रूर होगी। मैं सुबह फटाक से उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। मैंने सोचा इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा मेरे पर कि मैं रिपोर्ट ढूंढ रही हूँ। मैं घर की साफ सफाई करते हुए सारे कमरे में झाड़ू मारे, लेकिन कहीं नहीं मिला। एक कमरा लास्ट बचा था, वह मेरी सास का था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर तो होना ही चाहिए था। झाड़ू मारते मारते उस कमरे तक भी पहुँच गई और उस वक्त कमरे में काफ़ी धूल उड़ रही थी। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि माँ, आप हॉल में जाकर बैठे, मैं अभी अपने कमरे की सफाई कर देती हूँ। फिर मेरी सास हॉल में बैठी थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं फटाक से अलमारी खोली और उसमें ढूंढने लगी। तब मैंने देखा डॉक्टर की रिपोर्ट पड़ी हुई थी। मैंने वह रिपोर्ट तुरंत खोली और पढ़ी और उस रिपोर्ट में भी साफ साफ यही लिखा था कि दीदी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अब मुझे जान में जान आई। मैं सोच रही थी कि मैं खामखा किसी पर शक कर रही थी। दीदी की मौत तो सचमुच हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने तुरंत वह फाइल उस अलमारी में वापस रख दिया और अपना काम ख़त्म कर ली। मैं रवि के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने सोचा, आज रवि को मैं मना कर ही रहूँगी। कहते हैं ना, आदमी के प्यार का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज मैं रवि के मनपसंद चीज़ बनाऊँगी। रवि को खाने में पनीर बहुत पसंद था। मैं पनीर और छोले भटूरे ज़रूर बनाऊंगी। ठीक शाम के खाने में मैं यही बनाया और शाम को जैसे ही रवि वापस आए, उन्होंने खाना खाया। खाना खाकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की। इतनी शादी के 4 दिन बाद मेरे पति ने मुझे कुछ कहा था और मेरी तारीफ़ की। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम मांगो, तुमको क्या मांगना है? आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमको कुछ भी दे सकता हूँ। इतना कहा ही था, तब तक मेरी सास ने मुझे किचन में भेज दिया और खाना लाने के लिए। मैं किचन में जैसे ही यहीं तब तक मैंने अपनी सास के खुसुर-फुसुर की आवाज़ सुनी। मेरी सास धीरे-धीरे रवि से कुछ कह रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। फिर मेरे आते ही रवि अपने कमरे से चले गए थे। मैंने सोचा, रवि ने तो अभी-अभी मुझसे कहा था कि तुम्हें जो माँगना है माँगो। अब मैं खुद ही चले गए हैं यहाँ से। मेरी सास ने कहा, तुम भी खाना खा लो, और यह कहकर मेरी सास चली गई। आज मैं अकेले बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए हुई थी कि आज मेरे पति ने मेरी तारीफ की। शाम जब हुई, हम सब अपने बिस्तर पर आ गए। धीरे धीरे रात भी हो गई। रात होते ही फिर से मेरे पति तस्वीर ले गए। मैंने सोचा धीरे धीरे अपने पति को बदल दूंगी और कमरे में लेट गई, लेकिन लेटने के बाद फिर से वही सपना मेरे दीदी का आने लगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने सोचा, मैंने तो अभी अभी रिपोर्ट देखकर आई, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि दीदी की मौत एक नेचुरल डेथ थी, फिर दीदी इंसाफ क्यों मांग रही है? फिर मैंने सोचा, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, नहीं तो सपने ऐसे ही नहीं आते हैं, सपनों के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। फिर मैं दोबारा से तहकीकात करने की कोशिश की, तो मैं अपने पति जिस कमरे में रात को सोते थे, मैंने उस कमरे की तलाशी लेने के बारे में सोचा। तो कमरे में तलाशी करते करते मुझे एक छोटा सा बैग मिला। उस बैग में कुछ दवाइयाँ थी, वह कुछ नशीली दवाइयाँ थी। मैंने सोचा कि रवि इन नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वह ऐसे हो गए हैं। फिर मैंने वह नशीली दवाइयाँ वहाँ से हटा दी। तब मैंने देखा रात को मेरे पति वही ढूंढ रहे थे और
काफ़ी बेचैन भी लग रहे थे। मैंने उनकी बेचैनी उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने सोचा अपने पति को बुरी लत से बचाने के लिए मुझे ही आगे आना पड़ेगा। आखिर मैं उनकी पत्नी हूँ और एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि अपने पति को बुरी लत से दूर करे और उनको अच्छा बना दे। मैंने भी ठीक वैसा ही किया जो एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है। फिर सुबह को जब मैं उठी तब मेरी सास ने कहा, बहू मेरा मोबाइल कल से ख़राब है, तुम अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करो। डॉक्टर का है, रवि की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं दोबारा ले आती हूँ। मैंने अपनी सास की बात मान ली और वह नंबर डायल कर दिया और अपनी सास को दे दिया। लेकिन मेरी सास को ज़्यादा मोबाइल चलाने नहीं आता था। मेरा मोबाइल स्मार्टफ़ोन था और वह कीपैड मोबाइल छोटा सा यूज़ करती थी। लेकिन जब मैं उनको मोबाइल दी तब उन्होंने ही रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। वह डॉक्टर से बात करने लगी और काफ़ी देर बात करने के बाद मुझे लाकर दी। मैंने सोचा डॉक्टर को दवाई के लिए कोई इतनी देर बात करता है क्या? मैं जाने दिया इस बात को। फिर शाम को रवि घर पर खुश आए थे और उनके हाथों में 3 आइसक्रीम थी। रवि ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, अपने लिए भी लाया हूँ, माँ के लिए भी लाया हूँ और तुम्हारे लिए भी। मेरे पति ने मुझे आइसक्रीम बढ़ाते हुए दिए और वहाँ से बोले कि आइसक्रीम खा लेना, और इतना बोलकर वहाँ से चले गए। फिर मैंने देखा कि मेरे पति ने इतने प्यार से लाकर मुझे आइसक्रीम दिया है। मैं आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ बैठकर आइसक्रीम नहीं खाया। वह हॉल में मेरी सास के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन मुझे जलन नहीं हुई। मैं भी आइसक्रीम खाने के लिए उसको खोलने लगी। तब मैंने सोचा कि मैं गाना सुनते सुनते आइसक्रीम खाऊंगी तो मज़ा कुछ ज़्यादा ही आएगा। मैं गाना सुनने के लिए अपना म्यूज़िक ऑन किया। म्यूज़िक में मैंने जैसे ही ऑन किया, मेरी सास ने जो बात किया था वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई और वह रिकॉर्डिंग सुनने लगी। मैं रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे पता चल गया कि मेरी सास डॉक्टर से क्या बात कर रही थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि आपने जो दवाइयाँ दी थी उससे मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप तो जानते ही हैं कि अपनी पहली पत्नी को डैश करने के बाद मेरा बेटा अपनी दूसरी पत्नी को डैश करने के बारे में सोच रहा है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। कब ठीक होगा मेरा बेटा? यह सारी बातें बोल रही थी और बोल रही थी कि आपको मैंने बहुत पैसे दे दिए हैं। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपसे पैसे ऐसे ही नहीं लिए हैं मैंने। आप नहीं कहा था कि मुझे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए आपकी बहू को दिल का दौरा पड़ा था। यह सब बातें सुनने के बाद मेरी आइसक्रीम मेरे हाथों में ही पिघल गई थी और मैं वहीं पर बैठी बैठी रो रही थी और डर भी लग रहा था। मैंने फटाक से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया अंदर से और फटाक से अपने पापा को फ़ोन लगाया। मैंने अपने पापा को सारी बातें बता दी, लेकिन पापा मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर बाद में मान गए और फिर मेरे पापा ने कहा, तुम पुलिस को फटाक से फ़ोन करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने पुलिस को तुरंत फ़ोन लगाया। मेरे पति हॉल में इधर से उधर खूब टहल रहे थे, शायद मेरी मौत के इंतज़ार में। मेरे पति को ऐसा लग रहा था मैं आइसक्रीम खाने के बाद मर गई हूँ। लेकिन जब मेरे पति की नज़र पुलिस पर पड़ी तो वह हक्का बक्का रह गए। पुलिस ने मेरी सास और मेरे पति दोनों को गिरफ्तार कर लिए। मैं अपने पापा के साथ अपने घर की ओर चल दी, दीदी की कुछ यादों को लेकर। और अपने घर पर आने के बाद मैं अपने माँ के गले लग गई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, दीदी हमें छोड़कर चली गई। फिर मेरी माँ ने कहा, तेरा फैसला सही था बेटा, हमने ही शादी में जल्दबाजी कर दी, हमें जांच कर लेना चाहिए था, पहले हमें माफ़ कर दो। मैंने अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ लिए और उनके गले लग गई और मैंने बोला कि माँ ऐसी बातें मत करो। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा अभी तुम जवान हो, अभी शादी दोबारा कर सकती हो। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, पहले मैं तलाक उस इंसान के साथ ले लेती हूँ, फिर कुछ दिनों के बाद कानूनी तौर पर तलाक लेकर उस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे नसीब में अगर सच्चा प्यार भगवान ने लिखा होगा तो वह मुझे ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।